नमस्कार, प्रश्नकाल में आपका स्वागत है। और इस बार एक नई शख्सियत के साथ हम आपके साथ में मौजूद हैं और आज हमारे साथ में हैं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल साहब। पटेल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार संदीप जी। देश में इस वक्त में बात हो रही है, कृषि कानून वापस हो गया है, एमएसपी दी जानी चाहिए, और इस दौर में ये बातें आप जो बातें कहेंगे वो काफ़ी अहम हो जाती है कि मध्य प्रदेश की सरकार यानी कृषि मंत्री कमल पटेल आखिर मध्य प्रदेश की जनता के लिए, यहाँ के किसानों के लिए क्या करने वाले हैं। तो कृषि कानून तो वापस हो गए सर, एमएसपी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का कोई रुख? माननीय प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने किसानों के और गांव की चिंता की थी शुरुआत। नहीं तो 50 साल कांग्रेस की सरकार रही। ये देश गांव का देश है, ये देश किसानों का देश है, उनकी चिंता नहीं की गई थी। गांव में रहते थे जब देश आज़ाद हुआ था तो 80% लोग, और शहर में रहते थे 20% लोग। कांग्रेस ने 50 साल में जो बजट पास होता था, जब 80% लोग रहते हैं वहाँ 20%, और जहाँ 20% लोग रहते हैं वहाँ 80%। और इसलिए शहर और गांव की खाई चौड़ी हो गई, गांव पिछड़ गए, शहर थोड़े विकसित हो गए। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी बने 98 में प्रधानमंत्री, उन्होंने जब देखा कि ये विकास का पहिया उल्टा घूम रहा है, इसको सीधा करें, और इसलिए उन्होंने जब तक 12% लोग गांव से पलायन करके शहर में और आ गए थे, तो 32% लोग शहर में बचे, 68% से गाँव में बचे, 32% शहर में आ गए। तो बजट का उन्होंने निर्देश दिया कि गांव में जितना जितना बजट बराबर, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वाला जो मामला है वो मोदी जी ने शुरू किया, लेकिन अटल जी ने भी किया था। और उन्होंने सीधा 68% का बजट गांव में और 32% शहर में। और इसलिए गांव में आपने देखा होगा कि आज़ाद भारत में 50 साल के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लेकर आए। 24 अप्रैल 2020 को उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट में 5 राज्य लिए थे, इसमें मध्य प्रदेश एक था। और उसमें हरदा, कांग्रेस ये कहने लगी कि इतनी बड़ी योजना आई और मंत्री जी अपने जिले में ले गए उसको, हरदा के 100% लोगों को स्वामित्व दे दिया। समझ ही नहीं है। 1,71,000 लोगों को दे चुके हैं अभी तक हम कार्ड। ये योजना भारत सरकार ने 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया था। चूंकि हरदा में, इसलिए कि जब मैं राजस्व मंत्री था तब मैंने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तक के माध्यम से वहाँ पायलट प्रोजेक्ट में हरदा के मसन गांव और भाट परेटिया 2 गांव को चुना था। और 2 अक्टूबर 2008 गांधी जयंती के दिन कांग्रेस ने तो गांधी जी का सपना साकार नहीं किया, 50 साल राज करके गांधी जी को बदनाम किया, नकली गांधी बनकर गांधी के नाम पर राज करके एक ही परिवार का नाम हर जगह किया, और भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस से भ्रष्टाचार दिया, जबकि मोदी जी ने भारत को स्वच्छ कर पाए। वो मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूँ कि तत्काल उन्होंने नियम बदल दिए कि किसी भी किसान पर खेती के लिए कर्ज है तो उसकी जमीन नीलाम नहीं होगी। तो कांग्रेस ने जमीन नीलाम करा दी थी, और उसके कारण किसान की जमीनें बची हुई हैं। और फिर उन्होंने 18% को घटाते 0% पे किया। कोई सगा भाई भी अलग होने के बाद में अगर शादी में या किसी चीज़ के लिए कर्जे मांगे भाई से, तो वो कहता है यार महाजनी ब्याज तो नहीं, लेकिन वो ज़्यादा ब्याज तो नहीं, लेकिन मैं महाजनी जो बैंक का ब्याज तो देना ही पड़ेगा। लेकिन ये पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है जो किसानों के सगे भाई से भी ज़्यादा है, जो 0% ब्याज पर ऋण दे रहे हैं। किसान की फसल की MRP नहीं थी, लेकिन हम किसान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हम MRP वाला बना रहे हैं। यानी किसान अब मैदा मिल डालेगा, किसान अब दाल मिल डालेगा, किसान अब बेसन मिल डालेगा, किसान अब टमाटर का स्वाद बनाने की फैक्ट्री लगाएगा, किसान आलू की चिप्स की फैक्ट्री लगाएगा। गाँव को कोई ऋण नहीं देता था। अभी तक जो नियम था वो खेती में किसान को सिर्फ खाद, बीज, दवाई, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मोटर, पाइप, इंजन, इसके लिए ऋण मिलता। खेती करो, माल कौन कमाएंगे? उद्योगपति। सुनो, उद्योगपति। और इसलिए मोदी जी ने अब वो नियम बदला है, अब गांव की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक भी दे दिया है, जिससे अब गांव की प्रॉपर्टी को गारंटी में रखकर बैंक से ऋण लेकर हम इंडस्ट्री लगा सकेंगे, कृषि उपकरण की लगा सकेंगे, प्रोसेसिंग यूनिट लगा लेंगे, कृषि पर आधारित उद्योग लगाएंगे। तो गांव में जब उद्योग लगेंगे तो गांव में बेरोजगारी दूर होगी। कांग्रेस ने ऐसी नीति बनाई जिससे मुट्ठी भर लोग अरबपति खरबपति हो गए और पूरा देश गरीब। ये सोने की चिड़िया कहलाता था भारत, अमीर देश लेकिन गरीब लोग रहते हैं, मुट्ठी भर लोगों के पास खरबों, और बाकी के गलत नीतियों। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कानून बना है स्वामित्व योजना का, अब ये 70% लोग जो गांव में रहते हैं उनका 6 लाख गांव का मालिकाना हक मिलने से उनकी गरीबी दूर होगी, उनकी बेरोजगारी दूर होगी, और वो उद्योगपति बनेंगे और ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा। तो 2 हाथ को काम भी मिलेगा और बेरोजगारी दूर होगी। आपके पास कच्चा मकान है, आप पक्का मकान बनाने के लिए नगर पालिका में जाएंगे तो वो सबसे पहले कहेगा आपके पास रजिस्ट्री है क्या, कोई दस्तावेज है क्या जिससे कह सकते हैं कि आपका है। आप कहोगे नहीं है तो आपको मकान की अनुमति नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो आप मकान तो बनाओगे।
जब मकान बनाओगे तो तोड़ने आ जाएंगे, अवैध निर्माण है। आपकी खुद की ज़मीन में आप अवैध थे, लेकिन वो वैध करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। और उसके कारण जितने भी गाँव में मकान थे, गरीब आदमी जो गरीबी रेखा के नीचे 1 रुपये किलो अनाज ले रहा है, मजदूरी कर रहा है, ठेले से वो काम कर रहा है, लेकिन उसको कोई ऋण नहीं देता था मकान के लिए। लेकिन अब उसको मकान के लिए ऋण मिल जाएगा, तो मकान बन जाएगी, दुकान बन जाएगी। और उसके पास मान लो ज़मीन है, उस पर आपने 4 फ्लोर बना लिए, 50 लाख का प्लाट है, 50 लाख का लोन मिल गया, आपने मल्टी बना ली, 2 फ्लोर बेच दिए 50 लाख में, तो आप कर्ज मुक्त हो गए, और 2 फ्लोर आपके बच गए, तो आपके बच्चों को रोजगार से लगा दोगे, लिमिट मिल जाएगी, और इस प्रकार गांव से गरीबी दूर होगी। कितने साल में हो रही है सर ये? इसी साल शुरू हो गया। उसका उदाहरण है कि हंडिया हरदा जिले नहीं, अभी तो मालिक बने हैं नहीं शुरू कर दिया। सुनिए, मालिक बना दिया, मालिक बनते से बैंक से ऋण दिलाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार ये गांव के विकास के द्वार खोलें। गांव की तकदीर और तस्वीर बदल रही है, दशा और दिशा बदलेगी। गांव आत्मनिर्भर होंगे तो देश आत्मनिर्भर होगा। और आज़ाद भारत में गांव के लिए सबसे बड़ी योजना मोदी जी ने दी, इसलिए मैं पूरे मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के किसानों की ओर से, मजदूरों की ओर से प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ। और सच्चा गांधीवादी होने का प्रमाण उनको मिला है। सही मायने में गाँव को आर्थिक आज़ादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिलाई है। 75 साल बाद हुई आज़ादी के बाद गाँव तो अब आर्थिक आज़ाद हुए हैं। गांधीवाद की बात की है, और मैं आपको टंटिया भील याद दिलाता हूँ। आपने कहा पुनर्जन्म हुआ है शिवराज सिंह चौहान के नाम पे, और जैसे ही आपने तुलनात्मक रूप से चीज़ें बताई कि टंटिया भील और शिवराज सिंह चौहान में क्या समानताएं हैं, तो कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि आपने टंटिया भील को लुटेरा बता दिया। नहीं, हमने नहीं बताया। देखिए, टंटिया भील कब हुए थे? 1842 में पैदा हुए थे, जब अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज बाहर से आए, वो अंग्रेज अत्याचार करते थे भारत के लोगों पर, जबरदस्ती का अनाज और वसूली कर लेते थे। तो जो लोग किसानों से, हमारे देश के नागरिकों से लूटते थे, वो अंग्रेज, उन लुटेरे अंग्रेजों को लूटने का काम करते थे। कौन? टंटिया मामा। उनने एक गैंग बनाई थी अपनी एक इसको, और वो बाकायदा लूटती थी, डाका डालती थी। किन पे? अंग्रेजों पे। या अंग्रेजों के जो साहूकार आम देश की जनता को शोषण करते थे, तो जो शोषण करके लूट मचाते थे, उनको लूटना। और उस समय, और अब आज़ाद हो गया भारत, उस समय ये क्रांतिकारी थे। क्रांति की, लुटेरों को लूटा है और गरीबों में बांटा, खुद के लिए नहीं लगा, 1 पैसा भी उपयोग नहीं किया उनने अपने उसमें जितना लुटवाया था। और इसलिए गरीबों के वो मसीहा कहलाए। इसलिए वो टंटिया मामा, एक तो दुबले थे इसलिए, और मामा इसलिए कहलाए कि लड़कियों की शादी कराते थे वो गरीब कन्याओं की। उस समय गरीबी बहुत थी, और जो तो कमाते थे वो डंटर देकर अंग्रेज छोड़ा ले जाते थे, और इसलिए उनको लूटना। तो इसका मतलब कांग्रेस अंग्रेजों को सही मान रही है, यानी अंग्रेजों का समर्थन कर रही है। उस समय तो जितने भी क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, आज़ादी के पहले सबने सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया, तो वो सब गलत है। और शिवराज सिंह चौहान जी भी दुबले पतले हैं। शिवराज सिंह चौहान भी कन्याओं के विवाह करा रहे हैं जब मुख्यमंत्री बनने के पहले से, और 35 लाख कन्याओं का विवाह कराकर गरीब, कितने 35 लाख परिवार को कर्ज से मुक्त कराया है। कांग्रेस ने एक भी कराया क्या? बंद कर देती योजना। धोखेबाज हो कांग्रेस तुम तो। बीजेपी का आदिवासी एजेंडा नहीं है कि आप शिवराज सिंह चौहान को, मेरी बात सुन, ये करा। दूसरा, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, गरीब के कल्याण के काम कर रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय जी। और इसलिए जैसे हम कहते हैं ना, सरवण बेटा किसको कहते हैं? जो सरवण जैसा काम करता, माता पिता को कंधे पे बिठा के काम किया, तो हम शिवराज सिंह को सरवण बेटा भी कहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार सरवण ने अपने माता पिता को कंधे पे बिठा के तीर्थ यात्रा कराई, ऐसे ही शिवराज सिंह चौहान ने तीर्थ यात्रा कराई। तो तुलना की हमने। तो इसी प्रकार, जिस प्रकार टंटिया मामा ने समाज के हित में, देश के हित में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए और संघर्ष किया, फांसी की झूले पे झूले, शिवराज सिंह चौहान जी ने आज़ादी के बाद वही काम जनता के लिए कर रहे हैं। मैं बिल्कुल गर्व से कहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री गांव गरीब और किसानों के मसीहा, बहनों के भैया, बच्चों के मामा, युवाओं के हृदय सम्राट है, और गरीब माता पिता के लिए सरवण बेटा। सब कहते हैं सरवण बेटा। इसीलिए तो मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूँ। गर्व है कि हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गरीबों के भगवान है। मैं बता रहा हूँ, देखिए, अब मैं कहूँ कि गरीबों के किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भगवान है। कैसे है? 1,62,000 करोड़ रुपया जो 5 एकड़ से कम किसान है, छोटे और काम किसान जो है, उनके खातों में डल रहे हैं किसान सम्मान निधि देकर 2-2 हज़ार करके साल में, और 2-2 हज़ार करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल्याण निधि दे रहे हैं 10,000। अब एक वनवासी छोटा किसान जिसके 4 बेटे हैं और उसके पास 5 एकड़ ज़मीन है, और चारों बेटों की शादी हो गई है,
चारों के अलग अलग कहते हैं, तो एक एक करके पांचों को या 4 बेटों को और 1 पिता को, तो 5-5 10-10 हज़ार करके 50,000 उनके खातों में हर साल जा रहे हैं, सीधे खाते में, 1 पैसा भी कोई कम नहीं कर सकता। उनकी 50,000 असिंचित जमीन, ऊपर खापर जंगल में वन भूमि, उनको 1 रुपया नहीं मिलता था, न बैंक ऋण देती थी, न कोई करता था। उनके लिए वरदान है, उनके लिए जीवन दान है। वो कर्ज से मुक्त हो गए, अब वो खाद नगद ले सकते हैं, बीज नगद ले सकते हैं, दवाई नगद ले सकते हैं, तो वो कर्ज मुक्त होकर खेती अब उनका लाभ का धंधा बन रही है। 1-2 की नहीं है, 10 करोड़ किसान है, तो उनके लिए तो भगवान का रूप है कि नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब आप कहते हैं कांग्रेस कि भगवान बना दिया मोदी जी को, तो हाँ मैं कहता हूँ हाँ है भगवान। टंटिया भी पुनर्जन्म हो गया उनका। और टंटिया शिवराज सिंह चौहान जी भी गरीबों कल्याण की योजना कर दिल जीता, और दिलो जान से लोग चाहते हैं गरीब लोग, और इसलिए उनके लिए अवतार है। ऐसा लग रहा है आप बीजेपी के आदिवासी एजेंडे को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, हमारा एजेंडा है, हमारे लिए पहले देश, फिर पार्टी, फिर हम। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ उसको देना सीखे। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, और हमारी ये मानता है जो भी भारत में पैदा हुआ, जो यहाँ जन्मा है, शुरू से रहता आया, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल, अलग भाषा अलग पेश, फिर भी अपना देश एक देश, अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से ये देश आगे बढ़ेगा, आत्मनिर्भर बनेगा, और 21वीं सदी भारत की सदी बनेगी। और इसलिए सबको लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस ने राजनीति की एक परिवार के लिए, अपने और अपने परिवार के लिए, और इसलिए देश को लूटा और देश आगे नहीं बढ़ पाया, और आज कांग्रेस खत्म हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेकर हमारा उद्देश्य है देश के लिए राजनीति करना। ये देश शक्तिशाली हो, समृद्धशाली हो, वैभवशाली हो, आत्मनिर्भर हो, और दुनिया में सिरमौर बने, भारत माता पुणे सोने की चिड़िया बने, 2 हाथ को काम हो, जिस योग्यता के अनुसार उनको काम मिले, सब सुखी और संपन्न हो। इसके लिए हमारी सरकारें जब जब भी आई हैं, हमने अटल जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, यहाँ पर शिवराज जी, जो भी हमारे मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में हमने काम किया है। और जो हमारा उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं है, सिर्फ सत्ता के माध्यम से समाज और देश को मजबूत बनाना, एकता रखना, और देश को आगे बढ़ाना, आत्मनिर्भर बनाना। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है। और एक बात और कहना चाहता हूं कि जब से 2014 से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पूरी दुनिया में एक निराशा का वातावरण था, उसको आशा में बदला है। अब पूरी दुनिया भारत की तरफ बड़ी आशा भरी नज़र से देख रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ आशा भरी नज़र से देख रही कि दुनिया में कोई एक नेता तो आया है जो पूरी दुनिया को अपना परिवार मान के काम कर रहा है। और इसलिए देखा है कि आपने जहाँ जहाँ भी प्रधानमंत्री जाते हैं, हजारों लाखों की संख्या में लोग उनको सुनने आते हैं। अमेरिका की संसद में 12 बार खड़े होकर तालियां बजाई जाती है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है कि इस देश ने ऐसा प्रधानमंत्री दिया है जो पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, भारत का मान और सम्मान बढ़ा रहा है। अच्छा, आपने कभी कल्पना की थी कि राम मंदिर बन जाएगा अपनी आंखों के सामने? कभी कल्पना की थी कि 370 हट जाएगा? कभी कल्पना की थी कि 3 बार तलाक करके और तलाक दे दी जाती थी मुस्लिम महिलाओं का सम्मान, 3 तलाक कानून खत्म हो जाएगा और राष्ट्रभक्ति की भावना जग जाएगी? और कभी सोच सकते थे कि हिंदुस्तान के लोग 50-60 साल में ऐसे हो गए थे कि जहाँ चाहो वहाँ पेशाब करते थे, जहाँ चाहो वहाँ थूक देते थे, चाहे सरकारी ऑफिस हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे कहीं भी हो, जहाँ देखो पीक दिखती थी। आज पूरे हिंदुस्तान को स्वच्छ कर दिया। तो ये नामुमकिन काम को मुमकिन किया, असंभव को संभव किया है। उसका ही नाम है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। पहली बार आत्मनिर्भर बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। उन्होंने वैज्ञानिकों को आह्वान किया, उनको सहायता की, उनको एक प्रेरणा दी काम करने की। और हमारे वैज्ञानिकों ने 1 नहीं 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाए और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चला दिया। 125 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाकर सुरक्षित कर दिया है। कल्पना करो अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते और कांग्रेस के प्रधानमंत्री होते तो क्या हालत होती। 50 साल 60 साल राज करने वाले एक गाँव में अस्पताल नहीं बनाई, जहाँ अस्पतालें बनी वहाँ भी पूरी व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी ने हर जगह, प्रधानमंत्री जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं वो हर संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं, वो कहते भी हैं और चुनौती को अवसर में बदलते हैं। एक संकट आया, ये दुनिया का 100 साल का सबसे भीषण संकट था। किसी को नहीं पता था क्या बीमारी, इसका कोई इलाज किसी को नहीं मालूम था, लेकिन वो भी हमने ढूंढ निकाला और सारे हिंदुस्तान के अस्पतालों को, जिला अस्पताल को, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सर्व सुविधा युक्त कर दिया, इन अवसर में बदल दिया। अब हमारे अस्पताल में बेड है, हमारे अस्पताल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, ऑक्सीजन प्लांट है, हम सारी सुविधाएं देकर ये सर्व सुविधा युक्त अस्पताल बनाकर लोगों को, और कहाँ कितना ऑक्सीजन प्लांट लगा के सुरक्षा व्यवस्था की। कहीं विदेशी तरफ नहीं देखना पड़ा, बल्कि दुनिया को हमने वैक्सीन दी है
और निःशुल्क वैक्सीनेशन, अमेरिका जैसा सक्षम देश, विकसित देश, वो भी पैसे देकर वैक्सीन लगा रहा है। और हिंदुस्तान जिसकी गिनती गरीबी देश में आती थी, बगैर विदेशी सहायता के दोनों टाइम का भोजन नहीं कर सकते थे, वहाँ वैक्सीन भी निःशुल्क लगा दिया 125 करोड़। और उसके बाद 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराना, ये कोई छोटी बात नहीं है, दुनिया में एक सबसे बड़ा काम किया है। और इसलिए अब देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये दुनिया का सिरमौर बनेगा। सर, आपकी बातें सुन के ऐसा लगता है 2001-2002 वाला वही युवा मोर्चा के अध्यक्ष वाला ओजस्वी वक्तव्य दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है सब ठीक हो रहा है। लेकिन सर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, शायद आपको मालूम होगा कि यूरिया को लेकर लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग परेशान हैं, पुलिस उन पर लाठियाँ भी बरसा रही है। यूरिया की कमी है? नहीं, यूरिया की कमी नहीं है। कोरोना संकट के कारण और जो महंगा हुआ दुनिया में, DAP यूरिया और बाहर से बुलाते हैं, आए थे यूरिया 1200 की बोरी में 500 रुपये सब्सिडी मिलती थी, वो बोरी हो गई 2400 की, 50 किलो की। सब चिंता में थे क्या होगा। मैं बधाई देता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारत सरकार को कि उन्होंने 1 रुपया भी किसान के ऊपर बोझ नहीं आने दिया। 1200 की 1200 रुपये, 1700 रुपये, 2400 में 1700 रुपये सब्सिडी। और उसके बाद इस बार फिर महंगी हो गई, 18 साढ़े 2800 की हो गई, वो भी नहीं आने दिया, वो भी सब्सिडी भारत सरकार दे रही है। लेकिन भारत सरकार ने काला बाजारी पर रोक लगाई, जो ब्लैक में बेचते थे उन पर रोक लगाई, उद्योगपति जो सब्सिडी खजाते थे कांग्रेस के राज में 30-35 हज़ार करोड़, उस पर रोक लगाई। यूरिया 100% नीम कोटेड कर दिया ताकि उद्योगों में उसका उपयोग ना हो, सिर्फ खेती के लिए ही हो, और उस पर 35,000 करोड़ बचाए, हजारों करोड़ की सब्सिडी दी। और अब POS मशीन लगा दी जिससे कि जिसको जितनी जरूरत है उतनी यूरिया, DAP और ये मिले। और इसलिए जो काला बाजारी करते थे, चाहे वो व्यापारी हों चाहे वो और कोई लोग हों, उनको तकलीफ हो रही है तो वो हाहाकार मचा रहे हैं। गेहूं की बोनी भी पिछली बार की तुलना में ज़्यादा हुई, चने की बोनी भी ज़्यादा हो गई है। और अभी तो यूरिया एक साथ नहीं लगता, धीरे धीरे लगेगा। लेकिन जब समाचार पत्रों में, मीडिया में आ जाता है कि किसी चीज़ की कमी है, तो फिर हमारे देश के लोग या कोई भी हो, जिसको 2 महीने बाद जरूरत है वो आज ही लेने लगता है, जिसको 10 बोरी की जरूरत है वो 20 बोरी स्टॉक करने लगता है। अभी आज हो जाएगी, डीजल नहीं मिलेगा खाड़ी देशों से, तो आज ही जिसको 2 बेलर चाहिए किसान को, वो 4 बेलर की व्यवस्था करके रखेगा। तो ये एक मानसिकता जो रहती है, उसके कारण आप किसानों को कह सकते हैं कि पर्याप्त यूरिया है, आपके पास चैनल है, प्रॉपर चैनल है। और अगर पर्याप्त यूरिया नहीं होता, नहीं बढ़ता, तो ये किसान इतनी बोनी कहाँ से कर पाते। हमने किसानों को पहले 75% सोसाइटियों से, KCC के माध्यम से, और 25% व्यापारियों को दिया था। बाद में और मांग आई तो हमने 70% सोसाइटियों को, 30% व्यापारियों को, मतलब दुकानों के माध्यम से, ताकि नगद उधार जैसे भी दुकानदार दे सकते हैं ग्राहक किसान को। लेकिन उसमें हमने शर्त लगा दी POS मशीन से ही हो। अब चूंकि POS मशीन में कई बार खराबी आ गई तो उस रुक जाता, तो हल्ला मच जाता, उसमें कांग्रेसी लोग घुस जाते हैं, बदनाम करने की, सरकार को लूटपाट करा देते हैं, और फिर लाठीचार्ज, ये जानबूझ के कराया जाता। कोई लाठीचार्ज करने का हमने तो किसानों को जो पराली जलाते थे उस पर भी रोक लगा दी थी पहले, कि कोई किसान पे केस नहीं होगा। और अभी भारत सरकार ने भी निर्णय ले लिया कि किसी पे कोई केस नहीं करना, हम जागृति अभियान चलाएंगे। ये 130-35 करोड़ लोगों को 2 टाइम भोजन, सब्जी और दूध मिल रहा जैसे जीवित है, तो किसान के कारण, इसलिए अन्नदाता किसानों के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, वो जीवन दाता भी है, और इसलिए उनका सम्मान करने नहीं, उनका सम्मान करना हमारा दायित्व है। हमको भारत सरकार से जितना DAP, यूरिया, NPK रेसिपी मिल रहा है, हमने पर्याप्त बांटा, ईमानदारी के साथ बांटा है, कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है, FIR कराई है। ये बता दीजिए वो लोग क्या समझे जिसे यूरिया नहीं मिल रहा है, लंबी लंबी कतारों में कई दिनों तक उसे खड़े रहना पड़ रहा है। क्या हुआ था, जो डिफाल्टर किसान है या जो अऋणी किसान है छोटे, जिनके बैंक में KCC नहीं है, उन लोगों को हमने निर्णय लिया है कि हम उनको सोसाइटियों के माध्यम से नगद में देंगे। अभी क्या हुआ था कि सोसाइटी डिफाल्टर हो गई थी, क्यों? कमलनाथ जी ने कर्ज माफ़ी नहीं किया, धोखा दिया। दूसरा, सोसाइटियों से 25% उसमें डलवा दिया, तो सोसाइटी सारी डिफाल्टर हो गई। तो सहकारिता विभाग ने, DMO ने उनको खाद देने से मना कर दिया सोसाइटियों को, और अपने डबल लाख से और प्राइवेट से देने लगे। तो डबल लाख में चूंकि 50 सोसाइटियों को विकेंद्रीकरण होता, उसकी जगह एक इकट्ठे किसान आ गए, तो 1500 किसान हो गए, उनको टोकन दिया, वो POS मशीन बंद हो गई, तो वहाँ थोड़ी बहुत 1-2 जगह घटनाएं घटी। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसका विकेंद्रीकरण करने का निर्णय लिया है कि गाँव में हो, ताकि किसान को वहीं मिल जाए, न उसको डीजल जलाना पड़े, न समय खराब करना पड़े, किसान को उपलब्ध हो। लेकिन हमने पिछले साल से ज़्यादा खाद उपलब्ध कराया है, पिछले साल से ज़्यादा बोनी हो गई है, आमदनी भी किसान की बढ़ी है। लेकिन हाँ, जितनी आवश्यकता, जितनी वही जिसके पास जमीन है उतना ही हम उसको दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। हमने धान खरीदा, हमने चना, सरसों, मसूर, जो गेहूं के पहले फसल आ जाती फरवरी लास्ट में, लेकिन खरीदी होती थी मई में,
फिर एक दिन में 25 कुंटल खरीदते थे चना सरसों मसूर। उसके कारण छोटा किसान जो 86% मजबूरी में होने पौने माह में बेच देता था, इसलिए किसान की घाटी कहती की होती थी। हमने वो 25 कुंटल की सीमा हटवाई, हमने 20-20 कुंटल किया। कमलनाथ जी ने सिर्फ छिंदवाड़ा में 19 कुंटल चना किया था, बाकी प्रदेश में 15, और सरसों 13 प्रति हेक्टेयर खरीदते थे कुंटल। हमने 20-20 कुंटल किया, जिससे किसान को समर्थन मूल्य मिला। और इस साल हमने मार्च में खरीदी शुरू कर दी। देश में पहली बार हमने ये परिवर्तन किया, जो मई में खरीदा जाता था वो मार्च में खरीदा, और उसके कारण किसानों का माल पूरा समर्थन मूल्य पर आने लगा। तो व्यापारी को माल नहीं मिला, तो उद्योगों को सप्लाई नहीं हो, तो उद्योग बंद हो गए, तो मजबूरी में समर्थन मूल्य से ऊपर रेट मिला। और इस प्रकार हम किसानों को 10,000 करोड़ किसानों को चना सरसों मसूर में ज़्यादा दिलाने में सफल हुए। गर्मी में हमने ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल में पानी छुड़वाया डैम के शिवराज जी के नेतृत्व में, और समर्थन मूल्य 7,196 में खरीदा, जबकि बाजार में 5,000 से नीचे बिक रही थी। अगर हम समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग नहीं खरीदते तो 3 से 4,000 मूंग बिकता, तो किसानों को प्रति कुंटल 3,000 से 4,000 कुंटल, यानी 1 हेक्टेयर के किसान को भी 20,000 25,000 का नुकसान होता। वो हमने फायदा कराया, तो किसानों को भी हजारों करोड़ का फायदा कराया। इस प्रकार 16,000 करोड़ हमने उसमें ज़्यादा दिला दिए। हमने 9,226 करोड़ 20 लाख रुपए 47 लाख किसानों के खातों में बीमा जमा किया। 18-19 का जो कमलनाथ जी डकार गए थे, नहीं दिया था। इन्होंने इसके अलावा फाइनेंस 75% कर दिया था, इनको किस्त ना भरना पड़े, हमने 100% किया। और इसके कारण किसानों का 2,000 करोड़ का नुकसान हुआ, तो कांग्रेस की सरकार के कारण हुआ, कमलनाथ जी के कारण हुआ। माफी मांगो कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी, तुम किसान विरोधी, तुमको किसानों के लिए नैतिक अधिकारी नहीं तुमको बात करने का। सच्चे किसान के कोई हितैषी है तो भारतीय जनता पार्टी, हम लोग हैं जिन्होंने किसानों के हित में सारे निर्णय लिए, और जिसके कारण किसान की आय बढ़ रही है। हमने किसान सम्मान निधि दी है, किसान कल्याण निधि दी 10-10 हज़ार, इसलिए 1,62,000 करोड़ किसानों, छोटे किसानों खातों में। किसान कांग्रेस लेके आ गई थी, बता रही थी कि आपके यहीं पर आपके ज़िले में कई किसानों के कर्ज माफ़ हो गए। देखिए, इन्होंने ये कहा था, राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा था कि हम वचन देते हैं कि 10 दिन के अंदर 2 लाख तक के सारे किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते से वल्लभ भवन गए, पहले ऑर्डर किया जो कहा कि 31 मार्च 2018 तक के कालातीत और रेगुलर किसान जिनके भी डिफाल्टर किसान ऋण है 2 लाख का कर्जा माफ़ किया जाता है। दस्तखत कमलनाथ, और पूरे प्रदेश में पेपर में टीवी में छा गए कि कमलनाथ ने जो 8-10 दिन का कहा था तो 2 घंटे में कर दिखाया। सुनिए, आपकी आपत्ति केवल ये है कि अगर वो 10 दिन में कर दिए होते तो ठीक रहता, 10 दिन के बाद हुए हैं कर्ज माफ, इसलिए गलत है। नहीं, देखिए, इन्होंने नहीं किया ना 2 लाख तक का कर्जा माफ, और उनके सोसाइटियों को डिफाल्टर कर दिया, और उसके कारण किसान डिफाल्टर हो गए, उनको दिक्कत जा रही, ऋण नहीं मिल रहा है। और इसके लिए दोषी अगर कोई है तो कांग्रेस को। इसलिए जनता ने किसानों के साथ धोखा किया, कमलनाथ ने, कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने। तो फिर जनता ने उपचुनाव हुआ तो धक्का दिया, वो भाजपा को 60-60 हज़ार से जिताया ऊपर वोट से। और अभी भी देखो भारतीय जनता, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस ने धोखा दे के एक बार जीत सकते हो, दोबारा कभी नहीं, इसलिए हम कांग्रेस खत्म होगी हमेशा के लिए। और देश के हित में भी ये कांग्रेस का खत्म होना, क्योंकि इन्होंने देश को भ्रष्टाचार दिया, इन्होंने देश को लूटा। कांग्रेस ने 2 सीटें जीती भी हैं। कहाँ जीती? जोबट, खंडवा और पृथ्वीपुर तो हम जीते दोनों। मैं रेगांव और दमोह की बात कर रहा हूँ। नहीं, रेगांव दमोह एक अफवाह स्वरूप हो जाता है, बाकी हजारों वोटों से हम जीते, जहाँ कांग्रेस हजारों से जीतती थी। और इसलिए अब मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नड्डा जी और वी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। आने वाले 2023 और 24 में भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर चल रहे हैं। और हमने एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। भारत सरकार ने इन 7 सालों के अंदर मोदी जी ने जो काम किया है, उससे किसान का बजट 5 गुना बढ़ा है। हमने समर्थन मूल्य कई अनाजों के ऊपर दिया है, और लागत का 50%। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो मोदी जी ने लागू की, कांग्रेस ने। मैं कांग्रेस से पूछता हूं कि 2006 में जब रिपोर्ट मिल गई थी मनमोहन सिंह जी को, और आपकी सरकार 14 तक रही, आपने क्यों नहीं लागू की? जवाब दो। पटेल साहब, आपकी बातों सुनकर लगता है कि बहुत मध्य प्रदेश खुशहाल हो रहा है, किसानों को न जाने क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। हालांकि कई योजनाएं ऐसी हैं जिसमें नज़र आता है कि चीज़ें हुई हैं। सरकार बहुत कोशिश कर रही है करने का, और आपकी ही बीजेपी की बैठकों में ये बात भी आती है कि चाहे मंत्री हो या विधायक हो, जो अपेक्षाएं जितनी अधिकारियों के साथ में रहती है वो अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाते। कुछ अधिकारी कहना नहीं मान रहे हैं, कुछ सुन नहीं रहे हैं, जिससे जनता की चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही। तो जो आप बातें कह रहे हैं कि आपको समाज के अंतिम व्यक्ति तक फ़ायदा पहुंचाना है, किसानों तक फ़ायदा पहुंचाना है,
अधिकारी उसमें आड़े नहीं आ रहे हैं? क्योंकि बीजेपी की बैठकों में ये बातें निकली हैं। नहीं नहीं, देखिए, हमने सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाया है। हमारा देखिए, लोकतंत्र में 4 स्तंभ होते हैं। एक होती विधायिका, एक होती कार्यपालिका, एक होती न्यायपालिका और एक होती है पत्रकारिता। वो ये चारों स्तंभ मजबूत होते हैं तो देश और लोकतंत्र मजबूत होते हैं। मेरा सवाल ये है, विधायिका की बात क्या कार्यपालिका सुन रही है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम जो कानून, हमारा काम है कानून बनाना, निर्देश देना, शासन का जो जनहित में कानून बनाते हैं, हम नियम बनाते हैं जनता के हित के, वो उसका क्रियान्वयन करने का काम कार्यपालिका का है। और जहाँ कार्यपालिका के अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, शिवराज जी के नेतृत्व में बढ़िया काम हो रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में बढ़िया काम हो रहा है, कोई कहीं गड़बड़ी होती है तो हम दंडित भी करते हैं। और इसलिए पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है और इसलिए तेजी से विकास हो रहा है। जहाँ कहीं कुछ नहीं था मध्य प्रदेश की गिनती कृषि के क्षेत्र में, आज अव्वल स्थान पे आ रहा है। हमने पंजाब को पछाड़ दिया। नहीं तो खेती में पंजाब हरियाणा का नाम आता था, यूपी का नाम आता था, मध्य प्रदेश का नाम था। लगातार 7 साल से कृषि कर्मण पुरस्कार मिल रहा है। अभी इंडिया टुडे के सर्वे में मध्य प्रदेश को इंडिया के अंदर स्टेट टू स्टेट कॉन्क्लेव में मोस्ट इम्पोर्ट स्टेट इन बिग स्टेट इन इंडिया, भारत मध्य प्रदेश को मिला है। ये हमारे लिए सौभाग्य, ये काम किया तब तो मिला है। पंचायत चुनाव होंगे? हाँ होंगे। आप तैयार हैं? तैयार है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी ये सब नहीं, कृषि कानून देखिए, मध्य प्रदेश में तो वैसे भी कोई आंदोलन नहीं हुआ। ये कांग्रेस कहती है कि बहाने बनाना शुरू कर दे रही है बीजेपी, ये कोरोना को बढ़ाना, फिर धीरे से पंचायत चुनाव को टालना, शायद बीजेपी डर रही है। कांग्रेस आरोप लगाती है। कांग्रेस की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। कांग्रेस की जनता में तो विश्वसनीयता खत्म हो गई, लेकिन अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी कांग्रेस की विश्वसनीयता नहीं रही। कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों में कांग्रेस की विश्वसनीयता नहीं रही। कांग्रेस नेतृत्व एक परिवार का रहकर, देखिए कांग्रेस के लिए देश जाए कहीं, पार्टी डूबे डूबे वो पप्पू को ही बनाएंगे। देखिए अभी कोई अध्यक्ष नहीं बन रहा है सोनिया जी के अलावा कोई, और इसलिए कांग्रेस की विश्वसनीयता खत्म हो गई। कांग्रेस के कार्यकर्ता निराश और हताश हैं। वो हमसे मिलते जब कहते भैया भाजपा में ले लो, पके आम की तरह हो गई कांग्रेस, टपक रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस अब खत्म हो रही है। मोदी जी का जो नारा था ना, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त यानी भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस। और इसलिए कांग्रेस जितनी जल्दी कांग्रेस से देश मुक्त होगा, भ्रष्टाचार से मुक्त हो रहा है। और मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और इसलिए नीचे तक योजना जा रही है और पूरी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम व्यवस्था कर रहे हैं। और एक प्रधानमंत्री वो थे जो कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे जाते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री 1 पैसा भी नहीं खाने दे रहे हैं। और इसलिए देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। कमल पटेल साहब, प्रश्न तो बहुत सारे हैं हमारे पास आपसे बात करने के लिए, आपसे करने के लिए, और आपके पास बताने के लिए भी काफ़ी है, लेकिन कुछ वक्त की पाबंदियां हैं। और इसीलिए हम ये आपसे वायदा ज़रूर करते हैं कि प्रश्नकाल का एक दौर और ज़रूर वक्त आने पर आपके साथ में करेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपसे किए जाने हैं। लेकिन फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। कमल पटेल साहब अपने तथ्यों और तर्कों के साथ में प्रश्नकाल के साथ में मौजूद थे। सरकार की योजनाएं, अपनी व्यक्तिगत उल्लेखनीय उपलब्धियां बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किसानों को कृषि के मामलों में बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की देन है, और कई सारी योजनाएं इस लिहाज से लाई जा रही हैं। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, लेकिन न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला जारी है।